हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यशवंत टेक वीडियोज़ में। आज हम लोग सर्वर का जो 7th सेशन है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 6 सेशन ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डोमेन कंट्रोलर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट सेशन जो आज का सेशन है वो है FSMO रोल्स के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्वर से रिलेटेड। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर की पढ़ाई कर रहे हो या आप इस पे काम करते हो तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए कि FSMO रोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनका काम क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है हमें एक डोमेन नेटवर्क के अंदर। इस पूरे वीडियो में हम लोग इन सब चीज़ों पर ही बात करेंगे, FSMO रोल्स के टाइप्स और इसके वर्किंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, इसमें हमने स्टेप्स भी बता रखे हैं वीडियोज़ के लास्ट में कि कैसे आप रोल को सीज भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने सर्वर को मेंटेन करना हो तो कैसे हम लोग रोल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे ट्रांसफ़र करते हैं, ये भी इस वीडियो में मेंशन है। तो चलिए हम लोग सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि FSMO रोल्स हैं क्या। देखिए, अगर आप डोमेन समझते हैं कि डोमेन क्या है, तो देखो, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एक सर्वर होता है, बाकी जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे डोमेन के मेंबर बनते हैं, यानी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, और एक जगह से, सेंट्रल जगह से हम उन सबको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब कंट्रोल कौन करेगा? वो करेगा जिसके पास कुछ राइट्स होंगे कंट्रोल करने का, यानी डोमेन का कंट्रोल करने का। वैसे उस कंप्यूटर को हम लोग डोमेन कंट्रोलर कहते हैं, जो उस पूरे डोमेन को कंट्रोल करता है। तो डोमेन कंट्रोलर कैसे बनता है? तो उसके पास कुछ रोल्स होते हैं। रोल से मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से है कि उसको हमने क्या काम दिया हुआ है करने के लिए। तो रोल्स एक तरीके के क्या है, राइट से हैं, जो हमारे सर्वर पर होता है। ठीक है, ये रोल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सर्वर है वो इस टाइम क्या काम कर रहा है डोमेन के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक पूरा फॉरेस्ट अगर हम बनाते हैं तो उस पूरे फॉरेस्ट में कई एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स हो सकते हैं, कई चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हो सकते हैं, ट्री हो सकते हैं। तो जब कई डोमेन कंट्रोलर हम एक ही फॉरेस्ट के अंदर बनाते हैं तो उस पूरे फॉरेस्ट में किस डोमेन कंट्रोलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम लोग FSMO रोल से ही डिफाइन करते हैं। हम जिस डोमेन कंट्रोलर को जो रोल देना चाहेंगे वो हम दे सकते हैं, और जो रोल देंगे उससे रिलेटेड वो काम कर पाएगा। तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से रोल्स होते हैं और उनका काम क्या होता है। चलिए उनको समझते हैं सबसे पहले। तो FSMO रोल देखिए दो टाइप के होते हैं, फॉरेस्ट वाइड रोल होते हैं और दूसरे होते हैं डोमेन वाइड रोल्स। फॉरेस्ट वाइड एंड डोमेन वाइड रोल्स। फॉरेस्ट और डोमेन, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि फॉरेस्ट और डोमेन एक ही चीज़ है। तो आपको समझाएं कि फॉरेस्ट पूरा देखो सिंगल होगा एक, लेकिन उस फॉरेस्ट के अंदर कई डोमेन हो सकते हैं। अब कई डोमेन कैसे होगा? अगर कोई एक कंपनी है जिसके मान लो 10 ब्रांचेज हैं, हेड ऑफिस पर एक सर्वर बना और 10 जो ब्रांचेज बने वहाँ पर मान लीजिए हमने चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाया, तो उस 10 ब्रांच और हेड ऑफिस सबको मिला करके हम क्या बोलेंगे, एक फॉरेस्ट बोलेंगे। लेकिन हर ब्रांच एक डोमेन होगा, क्योंकि हर ब्रांच पर एक सर्वर लगा है और वो अपने क्लाइंट्स को कंट्रोल कर रहा है, तो वो हर एक ब्रांच क्या हुआ, एक डोमेन हुआ। तो रोल्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया, फॉरेस्ट वाइड एंड डोमेन वाइड। फॉरेस्ट वाइड रोल ऐसे रोल होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ किसके पास होते हैं, पूरे फॉरेस्ट में कोई एक सर्वर होता है जिसके पास ये रोल हो सकते हैं। वही डोमेन वाइड रोल, एक फॉरेस्ट में अगर 10 डोमेन है तो 10 डोमेन के पास वो रोल्स होंगे, लेकिन हाँ, एक डोमेन में कोई एक ऐसा सर्वर होगा जिसके पास ये रोल्स होंगे। फिर से एक बार समझा रहे हैं, फॉरेस्ट वाइड रोल पूरे फॉरेस्ट में किसी एक सर्वर के पास होंगे, डोमेन वाइड रोल एक डोमेन में किसी एक सर्वर के पास होंगे। अगर 10 डोमेन है तो 10 डोमेन पर क्या होंगे, डोमेन वाइड रोल होंगे। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि फॉरेस्ट वाइड रोल और डोमेन वाइड रोल कितने होते हैं। फॉरेस्ट वाइड रोल दो हैं, एक का नाम है स्कीमा मास्टर, दूसरे का नाम है डोमेन नेमिंग मास्टर। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इनका भी मतलब समझेंगे कि स्कीमा मास्टर का काम क्या है, डोमेन नेमिंग मास्टर का काम क्या है। और डोमेन वाइड जो है वो 3 रोल है, रिलेटिव आईडी जिसको हम RID बोलते हैं, PDC एमुलेटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। तो टोटल अगर रोल्स की बात की जाए तो टोटल 5 रोल है। दो टाइप के रोल होते हैं, फॉरेस्ट वाइड रोल एंड डोमेन वाइड रोल। फॉरेस्ट वाइड रोल दो है, स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर। ठीक है, और डोमेन वाइड 3 रोल है, RID, PDC एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक एक करके हम लोग सबके बारे में समझने जा रहे हैं।
जिसमें सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं स्कीमा मास्टर के बारे में। आइए समझा जाए स्कीमा मास्टर के बारे में। तो स्कीमा मास्टर एक ऐसा रोल है जो पूरे फॉरेस्ट में किसी एक सर्वर के पास हो सकता है, ये सबके पास नहीं हो सकता। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होता है, फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर होता है फॉरेस्ट के अंदर, उसके पास स्कीमा मास्टर होता है। और स्कीमा मास्टर जिसके पास है वो क्या कर सकता है, तो जो एक्टिव डायरेक्टरी का स्कीमा डेटा होता है, उस स्कीमा डेटा को अपडेट करने का जो राइट्स होता है वो स्कीमा मास्टर के पास होता है। तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जाएगा कि स्कीमा डेटा क्या है। तो सबसे नीचे वाला जो इसमें आप देखो डॉट्स जो है, एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा कंटेन्स फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट क्लास दैट कैन बी क्रिएटेड इन एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट। एक एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट के अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, यूजर, ग्रुप, ओयू, कंप्यूटर अकाउंट, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कोई भी अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का पूरा डिटेल्स जहाँ पर स्टोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कीमा डेटा। और उसमें चेंजेस करने का राइट किसके पास होता है, तो पूरे फॉरेस्ट में एक ऐसा सर्वर होता है जिसके पास इसका राइट होता है कि स्कीमा डेटा में वो चेंजेस कर सकता है। अगर कोई दूसरा डोमेन कंट्रोलर करने जा रहा है तो वो क्या करेगा, पहले जो जिसके पास स्कीमा मास्टर है उससे वो कांटेक्ट करेगा, वो उसको ऑथोराइज करेगा, तब जाकर के चेंजेस कर सकता है वो। जैसे मान लो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास एक भी रोल नहीं होते हैं। तो जब एक भी रोल नहीं है लेकिन काम वो कर सकता है, कैसे करता है, तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्वेरी को फॉरवर्ड करता है डीसी के पास, और जिसके पास स्कीमा मास्टर का रोल है वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा, भाई ठीक है तुम कर सकते हो। ठीक है, तो स्कीमा मास्टर जिसके पास भी होगा वो पूरे फॉरेस्ट के अंदर जो स्कीमा डेटा होगा उसको अपडेट करने के का राइट उसके पास आ जाता है। और पूरे फॉरेस्ट में सिर्फ एक कोई ऐसा सर्वर हो सकता है जिसके पास स्कीमा डेटा होगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन नेमिंग मास्टर भी फॉरेस्ट वाइड रोल है। मतलब अगर फॉरेस्ट वाइड रोल है तो पूरे फॉरेस्ट में सिर्फ एक ऐसा कोई सर्वर होगा जिसके पास डोमेन नेमिंग मास्टर होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होता है उसके पास डोमेन नेमिंग मास्टर का रोल होता है। ठीक है, हम चाहें तो इस रोल को अपने किसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मीन्स हम ये चाहते हैं कि हम फॉरेस्ट वाइड मतलब 2 सर्वर बना लें अपने वहाँ हेड ऑफिस में, और एक सर्वर को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें स्कीमा मास्टर की, दूसरे सर्वर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें हम डोमेन नेमिंग मास्टर की। तो हम रोल को क्या कर सकते हैं, अपने मेन डीसी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने एडिशनल डीसी पे, और दोनों का सेपरेट वर्क हो जाएगा, दोनों अपना अलग अलग काम करेंगे एक ही फॉरेस्ट के अंदर। अब बात आती है कि डोमेन नेमिंग मास्टर का काम क्या होता है। ठीक है, तो डोमेन नेमिंग मास्टर जो होता है इसकी जिम्मेदारी होती है कि एक फॉरेस्ट में जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स ऐड होंगे या रिमूव करेंगे उनको ऑथेंटिकेट करना, और उसको चेक करना कि इस नाम से डोमेन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और उसको फॉरेस्ट के अंदर अपडेट करना कि एक नया डोमेन कंट्रोलर बना है या कोई नया कोई डोमेन कंट्रोलर इसमें से रिमूव हुआ है। आपको फिर से ऐसे समझाएं कि मान लो हेड ऑफिस पर एक डीसी आपने बनाया, आप किसी ब्रांच पर जा रहे हो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाने। तो जब चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर आप बनाओगे तो वहाँ पर भी आपको एक नाम देना पड़ेगा, किस नाम से चाइल्ड बनाने जा रहे हैं। ये वेरीफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है कि इस नाम से डोमेन कंट्रोलर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, वो होता है डोमेन नेमिंग मास्टर का काम। ठीक है, इस रोल की ज़रूरत कब पड़ती है हमें, जब हमारे फॉरेस्ट में कोई डोमेन ऐड होता है या रिमूव होता है, उसको अपडेट करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए डोमेन नेमिंग मास्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक ऐसा रोल है जो किसी चाइल्ड के पास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसके पास होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पूरे फॉरेस्ट में कोई एक सर्वर, यानी हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, उसके पास ये रोल है तो काम चल सकता है। इसलिए ये रोल पूरे फॉरेस्ट में एक सर्वर के पास होता है। तो अभी हम लोगों ने फॉरेस्ट वाइड 2 रोल्स के बारे में समझा, स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर। नेक्स्ट अभी हम लोग 3 रोल और जो डोमेन वाइड रोल है उनके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए उसमें हम लोग समझने जा रहे हैं रिलेटिव आईडी के बारे में, जिसको हम लोग आरआईडी बोलते हैं। ठीक है, आरआईडी एक इस अब नाम से अगर देखो तो लास्ट में एक आईडी वर्ड यूज हो रहा है। तो जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब यूजर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, या कोई भी हम जैसे कंप्यूटर अकाउंट हो सकता है और ओयू हो सकता है, ये सभी अगर हम अपने डोमेन में बनाते हैं तो हर ऑब्जेक्ट की ना एक सिक्योर आईडी देता है ये।
मतलब एक यूनिक आईडी देता है जिससे कि हमारे डोमेन कंट्रोलर उसको पहचान पाए कि ये हमारे डोमेन का ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अगर हम अपने डोमेन में से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हैं या हम कुछ ऐड करते हैं तो जितने डोमेन कंट्रोलर्स हैं उन सबको अपडेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो होती है आरआईडी की। तो ये आरआईडी का जो रोल है फॉरेस्ट के पास तो होता ही होता है, ये हर डोमेन कंट्रोलर के पास होता है। डोमेन कंट्रोलर का मतलब चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं या हम डीसी की बात कर रहे हैं, एडिशनल या आरओडीसी की बात नहीं कर रहे हैं। एडिशनल और आरओडीसी खुद में अपने आप से एक डोमेन कंट्रोलर नहीं होते हैं, वो किसी का हेल्प करने के लिए बने होते हैं, यहाँ तक कि उनका अपना खुद का नाम भी नहीं होता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि डोमेन कंट्रोलर का मतलब या तो ब्रांच का डोमेन कंट्रोलर होगा चाइल्ड, या फिर वो आपके हेड ऑफिस का डोमेन कंट्रोलर होगा फॉरेस्ट। ठीक है, इन दोनों के पास आरआईडी का रोल होता है। अगर एक हम नया ट्री बनाते हैं अपने फॉरेस्ट के अंदर तो उस ट्री के पास भी आरआईडी का रोल होगा। बट ये याद रखें कि एक ट्री के अंदर, अगर एक ट्री हमारा एक डोमेन है तो उस डोमेन में मान लीजिए हम 4 सर्वर बना के रखे हुए हैं एक ही सेम डोमेन के अंदर, तो चारों में से सिर्फ कोई एक सर्वर ऐसा होगा जिसके पास आरआईडी हो सकता है। ठीक है ना, एक ब्रांच पर एक सर्वर ऐसा होगा जिसके पास आरआईडी हो सकता है, मतलब एक डोमेन के अंदर एक सर्वर पर आरआईडी हो सकता है। अगर एक फॉरेस्ट के अंदर 10 डोमेन है तो 10 आरआईडी होंगे, लेकिन एक डोमेन में अगर 10 सर्वर है तो एक सर्वर पर आरआईडी होगा। ये बिल्कुल याद रखेंगे, फॉरेस्ट और डोमेन में अंतर आपको समझते रहना पड़ेगा। और ये डोमेन वाइड रोल है, इसलिए बात किसकी हो रही है? डोमेन्स की हो रही है। तो आरआईडी का काम, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं डोमेन के अंदर उनको एक सिक्योर आईडी प्रोवाइड करना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रिमूव होता है उसको अपडेट करना, ये जिम्मेदारी है आरआईडी की। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो सेकंड डोमेन वाइड रोल है जिसका नाम है पीडीसी इम्यूलेटर। इसका काम क्या होता है? ठीक है, तो पीडीसी इम्यूलेटर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी सर्वर से क्या किया जा रहा है, किसी का पासवर्ड चेंज कर रहे हैं। अब पासवर्ड अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ये बात सभी सर्वर्स को पता होना चाहिए जो उस डोमेन के अंदर है, उनको अपडेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? पीडीसी इम्यूलेटर की है। ठीक है, अगर हम लॉगिन कर रहे हैं कहीं पर और हम पासवर्ड गलत दे रहे हैं, ठीक है, तो देखो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसे होता है। कोई क्लाइंट लॉगिन करने जा रहा है तो क्लाइंट यूजर नेम और पासवर्ड दिया, यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई होने के लिए सर्वर के पास जाएगा। सर्वर उसको चेक करता है कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है कि नहीं, अगर होता है तो आपको ऑथेंटिकेट कर देता है कि आप जो है लॉगिन कर लीजिए। तो अगर मान लीजिए हमारे डोमेन पे 3 सर्वर बनाए गए, हमारे ब्रांच पर 3 सर्वर हैं, उनमें से एक कोई ऐसा सर्वर है जिसके पास पीडीसी है, 2 और हैं जिनके पास अलग रोल्स है, लेकिन जो क्लाइंट है वो हमारे दूसरे किसी सर्वर से जुड़ा हुआ है या हो सकता है हमारे एडिशनल सर्वर से जुड़ा हुआ हो। अब जब क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा तो पहले गया एडिशनल सर्वर के पास, एडिशनल सर्वर के पास यूजर नेम पासवर्ड तो चलो सेव है, वो ऑथेंटिकेट कर सकता है। बट अगर गलत पासवर्ड दे दिया गया, यूजर ने गलत पासवर्ड दिया, तो एडीसी डिसीजन नहीं ले सकता है कि ये यूजर नेम पासवर्ड गलत है कि सही है। वो क्या करेगा, उस क्वेरी को पीडीसी के पास फॉरवर्ड करेगा। पीडीसी उसको एक बार फिर से वेरीफाई करेगा कि यूजर नेम पासवर्ड गलत है या सही है। अगर गलत होगा तब जाकर के ये बोलेगा उस दूसरे सर्वर को, और उससे होते हुए उस क्लाइंट तक ये मैसेज पहुंचेगा कि जो आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया है वो इनवैलिड है या फेल हो गया, आप लॉगिन नहीं कर पाए। ठीक है, आप अगर कई बार गलत पासवर्ड देते हैं और आपका कंप्यूटर लॉक हो जाता है तो इसकी भी प्रोसेसिंग करने की जिम्मेदारी किसकी है? पीडीसी की है। मतलब अगर लॉक हो गया फिर से आप क्या करने जा रहे हैं, आप सही पासवर्ड दे करके उसको लॉगिन करने जा रहे हैं, या एक लॉकआउट ड्यूरेशन होता है कि इतने देर के लिए आपका कंप्यूटर लॉक हुआ है। अब लॉकआउट करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो पीडीसी की है। ठीक है, तो पीडीसी का रोल जिसके पास है वो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा। क्या क्या काम है उसके, एक बार फिर से अगर रिकॉल करें, अगर पासवर्ड में चेंजेज होता है तो दूसरे सर्वर्स तक अपडेट करने की जिम्मेदारी पीडीसी की होती है। अगर ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है, ठीक है, किसी गलत पासवर्ड के देने के वजह से, तो उस क्वेरी को पीडीसी के पास फॉरवर्ड किया जाता है। पीडीसी उसको वेरीफाई करता है कि हाँ सच में गलत है या नहीं है। हो सकता है कि अभी पासवर्ड रिसेंटली चेंज किया गया हो, तो पीडीसी ही उसको अपडेट कर सकता है कि ये पासवर्ड सही दिया था कि गलत दिया था।
इसलिए पीडीसी के पास क्वेरी फॉरवर्ड होती है, पीडीसी वेरीफाई करके बताता है कि पासवर्ड गलत है या नहीं है। अगर गलत है तो पीडीसी बता देता है, क्लाइंट को ये मैसेज मिल जाता है कि भाई पासवर्ड आपका इनकरेक्ट है। अगर कोई अकाउंट लॉक होता है, उसको लॉकआउट करने का भी जो राइट है वो किसके पास है? पीडीसी इम्यूलेटर के पास है। ठीक है, तो एक डोमेन में जिसके पास पीडीसी का रोल होगा वो इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को 4 रोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट 5 रोल जो है आपका 5th रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, इसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर डोमेन वाइड रोल है। तो एक डोमेन के अंदर कोई एक सर्वर होगा जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का रोल होगा। ठीक है, और स्पेशली देखो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर कहाँ पर यूज होता है? जब आप किसी एक ब्रांच पर बैठ करके किसी ऐसे यूजर या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो दूसरे ब्रांच का है। या ब्रांच से मतलब आप डोमेन समझिएगा कि एक फॉरेस्ट के अंदर मान लीजिए 10 डोमेन हैं, आप डोमेन नंबर 1 पर हैं, वहाँ से बैठ करके आप एक ऐसे यूजर से लॉगिन कर रहे हो जो डोमेन नंबर 2 पे बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या चाहिए होगा? उस सर्वर को ये जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि जो ये यूजर नेम दे रहा है वो हमारे फॉरेस्ट का तो है, ठीक है, लेकिन क्या ये वैलिड है कि नहीं है? मतलब सिंपल सा आप समझेंगे कि इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम क्रॉस डोमेन ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? एक्सेस कर रहे होते हैं या सर्च कर रहे होते हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि अगर आपका सर्वर ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी है, ठीक है, अगर आपका सर्वर ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी है, तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर से आप पूछने जाएंगे कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो है कि नहीं है, सच में है कि नहीं है, या ये मतलब आपसे कनेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल कैटलॉग भी एक ऐसा सर्वर होता है जो पूरे फॉरेस्ट में जितने ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनका पूरा का पूरा वो भी डेटाबेस अपने पास रखता है। यहाँ डेटाबेस का मतलब ओरिजिनल उनका डेटा नहीं है, सिर्फ उनका एक तरह से रेफरेंस रखता है, ये आप समझेंगे। जैसे मान लो आप अभी किसी एक ब्रांच पर हो और आपको चेक करना है कि उस ब्रांच पर यानी हमारे दूसरे ब्रांच पर ये यूज़र है कि नहीं, आपको फाइंड करना है, तो आप ग्लोबल कैटलॉग में फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो ग्लोबल कैटलॉग कोई भी सर्वर हो सकता है। डीसी तो ग्लोबल कैटलॉग ऑलरेडी होता है, आप चाहो तो हर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के पास भी ग्लोबल कैटलॉग का रोल ऐड कर सकते हो। जब आप एडीडीएस को प्रमोट करते हैं ना, उसी टाइम में आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप ग्लोबल कैटलॉग भी रखना चाहते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट उस पर चेक मार्क लगा भी होता है। तो अगर ग्लोबल कैटलॉग है तो समझिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है तो ज़रूरत पड़ेगी। किस लिए ज़रूरत पड़ेगी? जब आप कोई ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, सर्च करेंगे जो ऑब्जेक्ट आपके अपने डोमेन में नहीं है, दूसरे डोमेन का है, तो दूसरे डोमेन से रेफरेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट को सर्च करने का जो जिम्मेदारी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की होती है। क्लियर है? तो हम लोगों ने 5 रोल के बारे में समझ लिया। 5 रोल कौन कौन से थे? फॉरेस्ट वाइड 2 रोल, स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन वाइड 3 रोल, आरआईडी, पीडीसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अभी वीडियो में आप लोग बने रहेगा क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट अभी आगे बताने जा रहे हैं। वो हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि एफएसएमओ रोल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो रोल होते हैं किसके पास कितने रोल होते हैं। देखिए, जो हमारा मेन डीसी है उसके पास पूरे 5 रोल होते हैं, फॉरेस्ट वाइड 2 और डोमेन वाइड वाले 3। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो हम बनाते हैं या जिसको बैकअप डोमेन कंट्रोलर भी कहते हैं, उसके पास कोई रोल नहीं होता। हाँ, लेकिन हम चाहें तो मेन डीसी से अपने रोल को एडिशनल डीसी के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, रोल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम लोग ये भी सीखेंगे कि रोल को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। दूसरा आरओडीसी, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, इसके पास भी कोई रोल नहीं होते हैं। जब भी इसके पास कोई क्वेरी आती है तो अपने डीसी से कांटेक्ट करता है, वहां से वेरीफाई करके तब जाके आगे ये सर्विसेज देता है। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, इसके पास 3 रोल होते हैं। कौन से? डोमेन वाले, आरआईडी, पीडीसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों रोल हमारे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के पास होते हैं, क्योंकि इसको अपने ब्रांच को मैनेज करना होता है। ब्रांच को मैनेज करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सीडीसी के पास होता है, इसलिए इसके पास तीनों रोल्स होते हैं।
इसको स्कीमा मास्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि पूरे फॉरेस्ट को कंट्रोल नहीं करना है। इसको डोमेन नेमिंग मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि कोई दूसरा ब्रांच बन रहा है या दूसरा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बन रहा है तो उसका नाम सही है या नहीं है। ठीक है, ये उसका उससे लेना देना नहीं है, इसलिए ये फॉरेस्ट वाले रोल नहीं होते, डोमेन वाले तीनों रोल इसके पास होते हैं। और अगर किसी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के अंदर आप एक नया ट्री बनाते हैं तो उस नए ट्री के पास भी 3 ही रोल होते हैं क्योंकि वो भी पूरे फॉरेस्ट का मालिक नहीं होगा, अपने ट्री का मालिक होगा, और ट्री का मालिक के लिए 3 रोल काफ़ी है। ठीक है, हमने आपको स्टार्टिंग से बताया कि फॉरेस्ट वाइड रोल पूरे फॉरेस्ट में कोई एक सर्वर होता है जिसके पास हो सकते हैं, सबके पास नहीं हो सकता। ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र का मतलब कॉपी नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। अगर आप डीसी से ट्रांसफ़र करके किसी एक एडिशनल डीसी पर डाल देते हैं तो डीसी से वो रोल हट जाएगा, वो रोल पहुंच जाएगा किसके पास, एडिशनल डीसी के पास। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट ये समझने जा रहे हैं कि हम लोग रोल को ट्रांसफ़र क्यों करते हैं। देखो 2 रीज़न हो सकते हैं। एक, हम अपने मेन डोमेन कंट्रोलर को अभी मेंटेन करना चाहते हैं, मेंटेनेंस वर्क के लिए कुछ देर के लिए उसको डाउन करना है, और हम नहीं चाहते हैं कि जो क्लाइंट्स हैं उनका काम रुके, कोई भी हमारा डोमेन से रिलेटेड वर्क रुके। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना करके उस पर अपने सारे रोल को सीज कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और हम डीसी को चाहें तो हम बंद कर सकते हैं। फिर जैसे ही हमारा मेंटेनेंस वर्क पूरा हो जाए तो हम फिर से उस रोल को एडीसी से डीसी के ऊपर सीज कर सकते हैं। ठीक है, एक रीज़न ये है। दूसरा, अगर हमारे सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड है और हम चाहते हैं कि हर रोल को प्ले करने के लिए एक अलग अलग सर्वर हो। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि 5 रोल होते हैं, हम चाहते हैं कि 5 सर्वर हो और पांचों सर्वर अपना अलग अलग रोल प्ले करें। तो हम क्या करेंगे, उस रोल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्कीमा मास्टर अपने पास रख लेंगे, डोमेन नेमिंग मास्टर किसी एक एडिशनल के पास, आरआईडी किसी और एडिशनल के पास। ऐसे हम अपने एक एक रोल को बाकी के सर्वर के पास ट्रांसफ़र कर देंगे। उससे हमारा वर्क लोड कम होगा और लोड बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये 2 मेन रीजन्स हैं कि हम रोल को क्यों सीज करते हैं। अब रोल अगर आपको सीज करना है तो उसका कमांड लाइन क्या है, आपको पूरा हम समझाते हैं। देखिए, इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक डीसी बना होना चाहिए और उसका एक एडिशनल बना होना चाहिए। आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे जाएंगे, CMD ओपन करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में आपको लिखना है NTDS util। क्या लिखना है, NTDS util लिखना है, ये कमांड NTDS util। जैसे ही आप कमांड लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ऐसे नीचे NTDS util और कॉलन आ जाएगा। आपको उसमें क्या लिखना है, जाकर के रोल्स लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है इसमें, रोल्स। NTDS util के बाद आपको लिखना है रोल्स। फिर रोल्स के बाद आपको लिखना है कनेक्शंस। ठीक है, क्या लिखेंगे, कनेक्शंस। और कनेक्शंस लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कनेक्ट टू सर्वर, और जो भी आपका सर्वर होगा यानी आपका जो डोमेन कंट्रोलर है, मेन डीसी, उसका जो नाम है वो नाम डाल देंगे। FQDN नेम यहाँ पर डालना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए समझाया हमने, कनेक्ट टू सर्वर, और जो भी हमारे सर्वर का नाम होगा, जो हमारे डोमेन का नाम होगा वो हम डाल देंगे। ठीक है, तो डोमेन कंट्रोलर्स का जो भी नाम है वो हम दे देंगे। देने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सीज करने का कमांड चला सकते हैं। और अगर हमें मान लीजिए स्कीमा मास्टर को अपने एडिशनल पे सीज करना है, ये कमांड हम कहाँ पे चला रहे हैं, तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे बैठ के चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि एडीसी के पास वो रोल क्या हो जाए, सीज हो जाए, यानी कि हमारे पास आ जाए वो रोल। तो स्कीमा मास्टर को सीज करने के लिए कमांड होता है सीज स्पेस स्कीमा मास्टर। क्या लिखेंगे, सीज स्पेस स्कीमा मास्टर, ये आपको कमांड लिखना पड़ेगा। आप जैसे लिखेंगे, एस या नो का ऑप्शन आएगा आपके पास, आप एस प्रेस कर देंगे और रोल क्या हो जाएंगे, सीज हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर आप मान लीजिए डोमेन नेमिंग मास्टर आप सीज करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है आपका सीज स्पेस नेमिंग मास्टर। सीज स्पेस नेमिंग मास्टर, ये कमांड आपको चलाना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये डैश नहीं है। ठीक है, वो स्पेस आ गया, स्पेस है, वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। सीज स्पेस नेमिंग मास्टर, ये कमांड चलाने से आपका डोमेन नेमिंग मास्टर आपके एडिशनल डीसी के पास सीज हो जाएगा।
ऐसे ही आपको अगर RID सीज करना है तो सीज स्पेस RID मास्टर, आपको PDC से अगर करना है तो सीज स्पेस PDC, और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर अगर आपको सीज करना है तो सीज स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर आप कमांड लिख देंगे तो आपके रोल सीज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप पांचों रोल को किसी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास चाहो तो सीज कर सकते हो। ये कमांड चला करके FSMO रोल्स पूरे के पूरे पांचों जो है वो दूसरे डोमेन कंट्रोलर पे, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे क्या हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में कम्प्लीटली हम लोगों ने FSMO रोल को कंप्लीट कर लिया। FSMO रोल क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे उसको सीज करते हैं। आई थिंक सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। जिसको भी अच्छा लगा हो इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्वर के दूसरे टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।